हमने केमिस्ट्री के 2 चैप्टर यानी साइंस में एक तो भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन और एक धातु और अधातु दोनों टॉपिक को मैंने कवर कर लिया है। तो अभी जो है फिजिक्स का टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, भौतिक विज्ञान का प्रकाश का परावर्तन। तो इसमें क्या है इसको समझ लेते हैं। देखो परावर्तन होता क्या है कि कोई भी एक सतह होती है, सतह का मतलब एक कोई भी जगह है, मान लो ये लाइन है, यहाँ पर ये दीवार हो सकती है या फिर कोई भी पदार्थ हो सकता है, कांच हो सकती है, सिंपली आप कांच मान के चलो इसको। इस पदार्थ पे इसके लंबवत एक चीज़ होती है, जैसे मान लो ये हमारा कोई कांच है, इसके 90 डिग्री को एंगल बनाते हुए यानी कि इसके लंबवत कोई चीज़ होती है, उसको हम लोग नाम दे देते हैं अभिलंब। क्या नाम दिया? अभिलंब। अभिलंब का मतलब क्या हो गया? इसके लंबवत जो होती हैं वो। अब होता क्या है इसके अंदर कि एक प्रकाश की किरण आती है, प्रकाश की किरण यानी प्रकाश यहाँ से आया और वापस इस सतह से टकराया, टकरा कर वो वापस लौट जाता है, इसी माध्यम में लौट जाता है। ठीक है, यानी ये प्रकाश की किरण आगे नहीं आती है, क्या करती है? वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। ठीक है, तो प्रकाश का परावर्तन एक ऐसी घटना होती है जिसमें कि प्रकाश की किरण जो है किसी परावर्तक सतह से टकरा कर पुनः उसी माध्यम से में लौट जाती हैं जिस माध्यम के अंदर वह आई थी। जैसे मान लो कि एक पानी का बर्तन टब भरा हुआ है, एक पानी का टब भरा हुआ है, इसके ऊपर मैंने यहाँ पे कांच रख दी, ऐसा समझ लो। ठीक है, यहाँ पर पानी हो गया तो ये एक अलग माध्यम हो गया, इधर हवा है तो ये अलग माध्यम हो गया। अब यहाँ से प्रकाश की किरण आई और आकर टकरा कर वापस इसी माध्यम में लौट गई। इसी माध्यम का मतलब क्या? इधर भी वायु थी, पूरा का पूरा ये वायु है, हवा है, तो हवा में ही वापस लौट जाती हैं, पानी के अंदर नहीं आती हैं। तो ऐसी घटना जो होती है वो प्रकाश का परावर्तन कहलाती हैं। ठीक है, परा का मतलब क्या होता है? दूर जाना। परा का मतलब क्या होता है? दूर जाना। यानी प्रकाश की किरण जो है, जैसे ये माध्यम है अपना, इसमें क्या करेगी? ये जो हमारी परावर्तक सतह है जिसको मिरर बोल रहा हूँ मैं, इस मिरर यानी दर्पण के ऊपर टकरा कर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, दर्पण के अंदर नहीं जाती हैं। तो ये घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। देखो यहाँ पे आई इसके पास और वापस इससे दूर चली गई, यही तो है परावर्तन। ये जो आने वाली किरण होती हैं, ये जो आने वाली किरण है इसको हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं इसको? इंसिडेंट रे, जिसको बोलते हैं आपतित किरण। आपतित किरण, पढ़ने वाली जो किरण होती है उसको आपतित किरण कहेंगे। और ये जो वापस जा रही हैं ये परावर्तन होकर जा रही है तो इसको बोलेंगे परावर्तित किरण। परावर्तित किरण बोल देंगे। अब देखो इसमें क्या होगा कि ये जो भी कांच है इसके लंबवत 90 डिग्री का एंगल बना के हम लोग जो एंगल बना रहा है, ये काल्पनिक रेखा होती है, इसको बोलते हैं नॉर्मल, इसको बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं? इसको अभिलंब बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होगा इसके अंदर? कोई भी परावर्तक सतह होगी, इस परावर्तक सतह पर कोई प्रकाश की किरण आएगी, टकरा कर वापस उसी माध्यम में लौट जाएगी। जैसे यहाँ, जैसे मान लो यहाँ पे पानी है, पानी में से आई और इधर हवा है तो वापस पानी में ही चली जाती है। तो इस प्रकार में उसी माध्यम में चली जाती है, माध्यम बदलती नहीं है। तो ये घटना जो है प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन समझ में आ गया आपको? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, इन दोनों नियम को हम लोग समझते हैं। इन दोनों नियम से इक्वेशन आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि आपके टॉपिक लिख रखा है प्रकाश का परावर्तन और इसके नियम। तो परावर्तन तो सिंपल सी घटना है जिसके अंदर क्या होता है, उसी माध्यम में लौट जाती है, ये ध्यान में रखना है। तो अब हम लोग देख लेते हैं परावर्तन के नियम कौन कौन से होते हैं। देखो इसमें क्या है कि परावर्तन जब होता है तो क्या होगा? एक आपतित किरण होती है, बताया मैंने, जो आने वाली किरण है इस प्रकार की, वो आपतित किरण कहलाती हैं, जो सतह पर पड़ती हैं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ से जो वापस चली जाती है इसको हम लोग कौन सी किरण बोलते हैं? परावर्तित किरण बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड बोलते थे। ठीक है, ये आपतन बिंदु कहलाता है जहाँ पर किरण आती है। अब देखो इसके लंबवत, जहाँ पर ये दोनों तरंगें टकरा रही हैं उसके लंबवत जो रेखा होती हैं उसको हम लोग बोल देते हैं अभिलंब। तो इसमें पहला नियम क्या क्या कहता है परावर्तन का? परावर्तन का पहला नियम कहता है कि आपतित किरण यानी ये आने वाली किरण प्लस जाने वाली किरण कौन सी? परावर्तित किरण, और ये अभिलंब, तीनों एक ही तल के अंदर स्थित रहते हैं। अब एक ही तल का मतलब क्या होता है? एक ही तल का मतलब होता है कि जैसे ऐसे समझ सकते हो कि अगर मैं इसमें ये जो आपकी ग्लास दिख रही है कांच, इसके ऊपर मैं कागज रख दूं तो ये तीनों के तीनों ढक जाएंगे। यानी कि अगर आपकी कॉपी है, कॉपी का ये पेज है, इसी पेज के अंदर है, यानी आपतित किरण इधर है, फिर परावर्तित किरण इधर है और अभिलंब इधर है। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि आपतित किरण तो आपकी कॉपी में है और परावर्तित किरण आपकी कॉपी से बाहर निकलती हुई है, ऐसा कभी नहीं होगा। तो पहला नियम क्या कहता है? आपतित किरण
परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। ठीक है, समतल होता है, एक ही तल के अंदर स्थित होंगे। जैसे अपने आंगन है तो आंगन के अंदर ही स्थित होंगे, या अपनी दीवार है तो दीवार में स्थित होंगे। तो इस प्रकार से एक ही तल के अंदर स्थित जो रहते हैं उनका नियम है ये वाला। दूसरा नियम क्या कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण समान रहता है। आपतन कोण और परावर्तन कोण समान रहता है। कैसे, ये देखो इसके अंदर देख सकते हैं अपन कि इसमें देखो ये है हमारा अभिलंब। ठीक है, हमेशा जो भी आपतन कोण होगा, ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है, जो आपतन कोण होगा वो या परावर्तन कोण है, इन दोनों कोण का माप हम लोग कहाँ से करेंगे, माप करेंगे अभिलंब से। अभिलंब से नाप करेंगे। तो जैसे ये अभिलंब है तो अभिलंब से इस साइड के अंदर जो किरण आ रही है, अभिलंब और आपतित किरण के बीच में बनने वाला जो कोण होता है उसको कहा जाता है आपतन कोण। आपतन कोण। परावर्तन और उसके नियम, राजस्थान चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 की MCQ क्वेश्चंस थोड़ी डिटेल के साथ में। देखो इसमें क्या कह रहा है कि अवतल दर्पण के लिए सुमेलित करना है। ये क्या है, ये बिंब की स्थिति और प्रतिबिंब की स्थिति पर क्वेश्चन आ रखा है। तो देखो अवतल दर्पण क्या होता है कि एक ऐसा दर्पण, अव का मतलब झुका हुआ, अव का मतलब क्या होता है, झुका हुआ, यानी एक ऐसा दर्पण जिसका बाहर वाला हिस्सा तो पॉलिश किया रहता है और जो अंदर की ओर झुका हुआ हिस्सा होता है वो परावर्तक हिस्सा होता है। ठीक है, परावर्तक हिस्सा होता है, उसको कहा जाता है अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण पर क्या होगा, जैसे मैं इसको ऐसे बनाना चाहूँ, ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण के बीच वाला ये भाग जो है वो कहलाता है ध्रुव। ये कहलाती है इसकी मुख्य अक्ष जो ध्रुव से गुजरती है। यहाँ पे मैं मान लेता हूँ इसका फोकस बिंदु है, ये ध्रुव कहलाएगा और ये कहलाएगा फोकस F, ध्रुव हो जाएगा P, और फोकस से 2 गुना दूरी जिसको 2F बोला जाता है, इसको कहा जाता है सेंटर, C कहलाता है सेंटर। ये सेंटर कैसा आएगा कि ये जो गोले दर्पण, जिस गोले का भाग होता है, जैसे ये गोला था, इस गोले का जो केंद्र होता है वही इस गोले दर्पण के लिए मुख्य ये केंद्र कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या आ रहा है, पूछ रहा है कि अलग अलग स्थिति दे रही हैं और इन स्थिति पर उनके प्रतिबिंब क्या क्या बनने वाले हैं। तो मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। 6 स्थिति बनती हैं और 6 स्थिति के बारे में बता देता हूँ। देखो ये हो जाएगी दर्पण, ये इसका ध्रुव हो जाएगा, ये उसका फोकस बिंदु हो जाएगा F, और ये हो जाएगा 2F। अब देखो पहली कंडीशन क्या बनती है, पहली कंडीशन बनती है कि जब कोई बिंब जो है वो अनंत पर हो। अनंत का मतलब क्या है, बहुत दूर स्थित होना चाहिए। यहाँ पे एक नियम होता है कि अगर अनंत से आने वाली जो भी प्रकाश किरणें होती हैं वो हमेशा मुख्य अक्ष, ये जो है मुख्य अक्ष कहलाता है, इस मुख्य अक्ष के समांतर चलती हैं। तो अनंत से आने वाली किरणें जो हैं, जिनको समाक्षीय किरणें कहा जाता है, वो मुख्य अक्ष के समांतर चलती हैं। और मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाश किरणें जो हैं परावर्तन के पश्चात, ये आने वाली किरण आपतन, ये जाने वाली किरण परावर्तन, तो परावर्तन के पश्चात वो फोकस से गुजरती है। ये गुजर गई। ऐसे कैसे दूसरी किरण में निकालना चाहूँ तो ये भी अनंत से आने वाली किरणें हैं, अनंत से आने वाली किरणें आ गई, आने के बाद में परावर्तन के पश्चात कहाँ से गुजरती है, फोकस से गुजरती है। तो इसका प्रतिबिंब देखो, बिंब क्या होता है, बिंब होता है आपतित किरणों का प्रतिच्छेदन बिंदु। ये जो आपतित किरणें हैं, इन आपतित किरणों का प्रतिच्छेदन बिंदु कहलाता है बिंब, जबकि परावर्तित किरणें जो ये हैं, इन परावर्तित किरणों का प्रतिच्छेदन बिंदु कहलाता है प्रतिबिंब। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसका प्रतिबिंब बन जाएगा फोकस बिंदु पर। पहली कंडीशन ये हो जाती है। दूसरी कंडीशन क्या होती है, दूसरी कंडीशन में हो जाएगी, दूसरी कंडीशन में होता है कि जो बिंब होता है वो अनंत पर ना होकर C से थोड़ा दूर होता है। C से थोड़ा दूर कहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया। तो जब बिंब यहाँ पर होगा तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 2 आपतित किरणों को ले जाएंगे। आपतित किरणें कौन सी, एक तो वही कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात कहाँ से गुजरती हैं, फोकस से गुजरती हैं। एक तो ये किरण आ गई। दूसरी किरण कौन सी आ जाएगी, दूसरी वो रहती है कि मुख्य अक्ष पर, मुख्य ये बिंब से फोकस बिंदु पर आपतित होने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जो होती है मुख्य अक्ष के समांतर चलती है। तो ये मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी तो कहाँ पर बन जाएगा, ये बन जाएगा बिंब जो है, बिंब रहेगा जब C से परे तो प्रतिबिंब बन जाएगा C तथा F के बीच में। अच्छा, अब इसके अंदर जो भी प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है वो कैसा होगा, वो वास्तविक होगा। एक कंडीशन को छोड़ के बाकी सारी कंडीशन में वास्तविक होगा, और जो भी वास्तविक होते हैं वो कैसे होंगे, वो उल्टे होते हैं। वास्तविक हो गया, उल्टा हो गया, प्लस क्या होगा, ये बिंब से छोटा होगा। इस कंडीशन में क्या हो रहा है, बिंब से छोटा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन पर चलते हैं।
तीसरी कंडीशन कहती है कि जब बिंब जो है इस केंद्र बिंदु पर स्थित होता है, वक्रता केंद्र पर स्थित होता है, तब क्या होगा। तो वही करना है अपने को, क्या करना है, मुख्य अक्ष से गुजरने वाली किरणें या मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें फोकस से गुजरती हैं। उसके बाद में दूसरा, फोकस पर आपतित होने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात कहाँ से गुजरती है, वो मुख्य अक्ष से गुजरती। तो ये परावर्तन के पश्चात कहाँ से गुजरेगी, ये गुजर जाएगी इस मुख्य अक्ष के समांतर। तो ये प्रतिबिंब जो है वो इसके नीचे बनेगा, सी के सीध में नीचे की ओर बनेगा और इसकी हाइट के बराबर ही बनने वाला है। ठीक है, तीसरी कंडीशन होगी। चौथी कंडीशन में क्या हो जाएगा, चौथी कंडीशन के अंदर हो जाएगा कि यह जो दर्पण है, इस दर्पण में फोकस और 2F यानी C के बीच में अगर यहाँ पर स्थित होगा, यहाँ अगर बिंब होगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब यहाँ बनेगा और प्रतिबिंब क्या होगा, आकार के अंदर बड़ा हो जाएगा बिंब से और उल्टा बनेगा। नेक्स्ट कंडीशन में क्या होगा, नेक्स्ट कंडीशन के अंदर ये जो बिंब होता है वो फोकस पर आ जाएगा। जब बिंब जो है फोकस पर आ जाएगा तो उस कंडीशन के अंदर देखो उसका उल्टा हो जाएगा। कौन सा, पहला था जब अनंत पर बिंब था तो कहाँ बना था, फोकस पर प्रतिबिंब बनाया था। तो अब अगर फोकस पर बिंब है तो प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा अनंत पर, प्रतिबिंब बनेगा इस प्रकार से अनंत पर। ठीक है, और लास्ट कंडीशन हो जाती है कि जब ये बिंब जो है वो फोकस और ध्रुव के बीच में हो। ध्रुव मैंने ये बताया P, फोकस ही हो जाएगा। फोकस और ध्रुव के बीच में अगर यहाँ पर आता है तो इस कंडीशन के अंदर दर्पण के पीछे बनेगा, क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। और वह कैसा होगा, वह जो होगा वो आभासी होगा, आभासी होगा, वर्चुअल होगा। और जो आभासी होंगे वो हमेशा सीधे होंगे और इसकी जो ऊंचाई है वो बिंब से ज़्यादा बनेगी। तो ये 6 कंडीशन बनती है इस दर्पण वाले क्वेश्चन से। चलते हैं क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब बिंब अनंत पर होता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, हमने अभी देखा है जब बिंब अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, प्रतिबिंब बनता है फोकस पर। तो ये हो जाएगा पहले का थर्ड। उसके बाद में सी से परे, सी से परे मतलब सी और अनंत के बीच में हो तब कहाँ बनेगा, वो बनेगा एफ और सी के बीच में, ये हो जाएगा इसका 4। उसके बाद में सी पर होता है तो कहाँ बनेगा, सी पर है तो सी पर बनेगा। सी और एफ के बीच में है तो कहाँ बनेगा, सी और एफ के बीच में है तो सी से परे बन जाएगा। तो क्या हो गया, ए का थर्ड, ए का थर्ड इसमें है, इसमें है, यानी ये और ये तो गलत हो गया। उसके बाद में क्या कह रहा है, सी से परे बी का क्या है, बी का मर रहा है 4, बी का 4 किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी के अंदर, इसका हो जाएगा करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये छठी क्वेश्चन से, छठी जो हमारी पॉसिबिलिटी थी उससे क्वेश्चन आया है कि अवतल दर्पण में जब बिंब जो है वो फोकस और ध्रुव के बीच में हो, यानी ये ध्रुव और ये इसके बीच में होता है तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है, एक ही कंडीशन है जिसके अंदर आभासी होगी तो आभासी हो जाएगा। उसके बाद में जो भी आभासी होता है वो हमेशा कैसा होता है, वो हमेशा सीधा होता है, आभासी सीधा हो जाएगा और इसकी साइज जो है वो बड़ी आ जाएगी। आभासी, सीधा और बड़ा, तो आभासी, सीधा और विवर्धित को बोला जाता है बड़ा, इसको बोलना चाहिए आवर्धित। ठीक है, ये बोलना चाहिए आवर्धित। उसके बाद में चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का क्या कहा जाता है। मैंने बताया कि ये अगर गोलीय दर्पण है, ये परावर्तक पृष्ठ है, ये वाला अंदर वाला, तो इसके बीच वाले भाग को क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं, तो ये हो जाएगा ध्रुव। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है MSQ टाइप का आ रहा है। इसमें क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अवतल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर होता है। हाँ सही है, बिल्कुल अंदर की ओर होता है। इसके बाहर वाले पुलिस होती है और अंदर वाला जो होता है वो क्या होता है, अंदर वाली तरफ ये परावर्तन करता है। उत्तल दर्पण में इसका उल्टा हो जाएगा। तो दूसरा भी क्या है, दूसरा कह रहा है कि उत्तल दर्पण परावर्तक पृष्ठ के बाहर होता है। हाँ होता है। तीसरा कहता है कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोली होता है, ये देखो गोली है ना, गोले का भाग है, वो गोली दर्पण कहलाता है। हाँ कहलाता है। उसके बाद चौथा क्या कह रहा है कि अवतल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं क्या, और उत्तल दर्पण को अभिसारी कहते हैं। तो ये उल्टा लिख रखा है। देखो अपसारी का मतलब क्या होता है, अपसारी का मतलब होता है बिखेरने वाला, और अभिसारी का मतलब क्या होता है, वो इकट्ठा करने वाला। तो देखो इसमें क्या होगा, ये अवतल दर्पण है तो यहाँ से किरण आई, फिर यहाँ पे आई, यहाँ से किरण आई तो फिर यहाँ पे आई, तो ये किरणों को क्या कर रहा है, एक बिंदु पर शामिल कर रहा है, यानी ये क्या कर रहा है, अभिसरण कर रहा है, कन्वर्जेंस कर रहा है। तो जो अवतल दर्पण होता है वो कैसा होता है, अवतल दर्पण अभिसारी दर्पण होता है, जबकि उत्तल दर्पण अपसारी दर्पण होता है। लेंस की बात करेंगे तो उल्टा हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। वैसे तो ये दर्पण सूत्र से हो सकता है, दर्पण सूत्र लगाएंगे यहाँ पे 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। f होती है फोकस दूरी, जो कि ये जो वक्रता त्रिज्या दे रखी है इसकी आधी करनी है, तो ये हो जाएगी 1.5,
उसके बाद में u जो होता है वो होता है बिंब की दूरी, तो बिंब की दूरी यहाँ पे आ जाएगी 5 मीटर, इसकी जगह 5 मीटर लिखेंगे तो v की वैल्यू आ जाएगी, और ये v की वैल्यू से क्या आएगा, ये आएगा 1.15 आएगा जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या बन रहा, डायरेक्ट इसको कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पे दर्पण कौन सा है, उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण पर हमेशा प्रतिबिंब जो है वो आभासी बनेगा, तो वास्तविक वाले को हटा दो, ये वास्तविक हट गया। उसके बाद में क्या होगा, उत्तल दर्पण पर बनने वाला प्रतिबिंब जो है जो आभासी होता है वो हमेशा सीधा होता है और हमेशा छोटा होगा। तो ये तीनों चीज़ तो हो गई। अब इसमें से और इसको देखना है, तो इस सूत्र से जब हम लोग सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1.15 मीटर। और इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि उत्तल दर्पण पर बनने वाला प्रतिबिंब जो है वो सदैव P तथा F के बीच में बनेगा, और P और F के बीच में बन रहा है मतलब क्या होगा, उसकी जो दूरी है वो इस R से, यानी ये जो F आ रहा है इससे हमेशा कम ही होगी। इससे कम कौन सी दूरी है, तो इससे कम ऑप्शन नंबर सी के अंदर है, ऑप्शन नंबर ए इससे ज़्यादा हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आवर्धन के मान ऋणात्मक चिन्ह से ज्ञात होता है कि प्रतिबिंब क्या होगा। देखो अगर आवर्धन का मान ऋणात्मक होगा, यानी कि वो जो है जब भी चिन्ह जो है नेगेटिव होता है, इस नेगेटिव चिन्ह का मतलब होता है कि जो बिंब और प्रतिबिंब जो है वो उल्टी साइड के अंदर बने हुए हैं, उल्टी साइड के अंदर बने हुए हैं, इसका मतलब वो हमेशा क्या होगा, वास्तविक होगा, और वास्तविक और उल्टा होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्या कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जो है, देखो ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, अपने आपके आने के चांसेस बहुत कम रहेंगे, फिर भी इनको मिला लेते हैं। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी यानी f दे रखी है 30, यदि एक बिंब का आभासी प्रतिबिंब दर्पण से 20 मीटर दूरी पर स्थित है, 20 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। एक बिंब का आभासी प्रतिबिंब बन रहा है, आभासी का मतलब क्या होगा, सीधा बनेगा, ठीक है, और दर्पण के पीछे बनेगा, और ये प्रतिबिंब क्या है, यानी 20, v दे रखा है अपने को 20 बना रखा है, तो बिंब कितनी दूरी पर स्थित होगा, तो वही फॉर्मूला लगाना है, 1/v प्लस 1/u बराबर हो जाएगा 1/f। हमें प्राप्त क्या करना है, 1/ ये u प्राप्त करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जब इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रखेंगे, सोल्व कर लेंगे हम इसको, 1/v, v की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू दे रखी है 20 प्लस 1/u, u की वैल्यू हमें ज्ञात करना है, और 1/f, f की वैल्यू कितनी है 30। जब इसको सोल्व करेंगे इधर भेज के, तो u की वैल्यू आ जाएगी 60, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो जो होती है अनंत होती है। अनंत क्यों होती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। देखो फोकस दूरी से आप इस प्रकार समझ सकते हो कि जैसे मान लो ये गोलीय दर्पण है, ऐसा दर्पण है, इस दर्पण को अगर हम लोग आगे बढ़ा के मिला लें तो इसका जो केंद्र बन के ये त्रिज्या बनती है, ये त्रिज्या कहलाती है वक्रता त्रिज्या, और इसकी आधी जो होती है वो फोकस दूरी होती है। लेकिन अगर समतल दर्पण है, सीधा है, तो इस दर्पण को हम लोग गोल कब करेंगे, ये बहुत दूर जाके, यानी कहाँ पे होगा, अनंत पर जाकर ये गोल हो जाएगा, ऐसा समझ सकते हो। और अनंत पर गोल हुआ तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी, अनंत होगी, और अनंत का आधा भी क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी आ जाएगा। एक दर्पण की फोकस दूरी 50 + 60 सेंटीमीटर है, तो ये दर्पण क्या होगा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसके अंदर फोकस दूरी जो है उसको मापने के लिए चिन्ह परिपट्टी का प्रयोग किया जाता है। आपको बस इतना याद रखना है कि प्लस के अंदर फोकस दूरी है तो वो उत्तल दर्पण हो जाएगा, और माइनस के अंदर फोकस दूरी है तो वो अवतल दर्पण हो जाएगा। ठीक है, प्लस के अंदर उत्तल, माइनस के अंदर अवतल। ठीक है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर और बिंब को कहाँ रखा जा रहा है, 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जा रहा है। तो इसमें देखो, इसमें न्यूमेरिकल करने का कोई है ही नहीं, अपने राइट कर सकते हैं इसको। देखो 10 सेंटीमीटर f दे रखा है, तो 2f कितना हो जाएगा, यानी कि केंद्र कितना हो जाएगा, केंद्र हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर केंद्र है और ये केंद्र से भी दूर रख रहा है बिंब को, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। कंडीशन नंबर बताई थी मैंने सेकंड वाली कि ये भी कोई भी दर्पण है, ये f हो जाएगा, ये 2f हो जाएगा, और ये यहाँ पर अगर रख रहा है तो ये कहाँ बनेगा, ये बनेगा सीधा f और c के बीच में, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है, देखो ये क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन टाइप के हैं, आपके ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, आपके थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। तो देखते हैं ये क्वेश्चन कौन सा है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वर्ताकार सीमा रेखा का व्यास दर्पण का क्या कहलाता है। तो ये जो है अपने यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा रहता है थ्योरी से। ठीक है, तो जैसे यह है हमारी दर्पण, इस दर्पण के इस सिरे और इस सिरे को मिलाने वाली जो रेखा होती है इसको कहा जाता है द्वारक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा द्वारक, यानी इसको ढकने वाला। जैसे ना घर का गेट, उसको क्या बोलते हैं, द्वार बोलते हैं, उसको ढकने वाला, तो ऐसे कैसे ये द्वारक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है।
कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। इनमें बना प्रतिबिंब समतल दर्पण बोल रहा है। समतल दर्पण में क्या हो जाएगा, समतल दर्पण के लिए अपनी कांच समझ लो, घर की जो कांच होती है उसमें, इसमें क्या करना है अपने को, ये अगर दर्पण है तो इसमें नियम क्या रहेगा, सबसे पहले कि इसका जो है प्रतिबिंब जो है हमेशा सीधा बनेगा। आप जब कांच में देखते हो तो उल्टा थोड़ी दिखता है आपको, आपको क्या दिखता है, सीधा दिखता है। और बताया मैंने कि जो सीधा होता है वो कैसा होगा, आभासी हो जाएगा। तो सीधा और आभासी बनेगा पहली चीज। दूसरी चीज क्या होगी, जितनी आपकी हाइट होती है उतनी ही आपका मिरर के अंदर इमेज बनता है, यानी कि प्रतिबिंब जो है ऊंचाई के समान ही बिंब की ऊंचाई होगी, और प्रतिबिंब की बिंब की जितनी कांच से दूरी होगी उतनी की उतनी प्रतिबिंब से दूरी होगी। तो इसमें दूरी भी समान रहने वाली है। और हमेशा ये जो पार्श्व प्रतिबिंब बनता है, पार्श्व प्रतिबिंब का मतलब क्या होता है कि लेफ्ट वाला हिस्सा राइट दिखाई देता है और राइट वाला जो है लेफ्ट दिखाई देता है। अब देखो अपना, अब कांच के सामने खड़े होकर जब आपका राइट हैंड ऊपर करोगे तो उधर के कौन सा हाथ दिखेगा आपको, उधर लेफ्ट साइड वाला हाथ ऊपर हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो इसके हो जाएंगे चार ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, ABCD। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी न्यूमेरिकल है, इसको छोड़ो। ये जो है इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर A, कैलेडोस्कोप है। जो भी अपने वस्त्र वगैरह होते हैं उनकी डिज़ाइन के लिए जो पैटर्न होते हैं उनकी पैटर्न के लिए यूजफुल होता है कैलेडोस्कोप। फिर क्या कह रहा है कि पनडुब्बी, टैंकों, बंकरों, छिपे सैनिकों द्वारा बाहर की वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग होता है, तो ये पेरिस्कोप का प्रयोग होता है। आप कमेंट करके बताना कि पेरिस्कोप जो है कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है। ये परावर्तन की परिभाषा से क्वेश्चन आ रखा है कि खुरदरे और अनियमित तल से जो परावर्तन होता है वो क्या, उससे देखो जब भी खुरदरे तल पर टकराएगी कोई भी प्रकाश किरण तो वो क्या हो जाएगी, फैल जाएगी, तो इसको बोलते हैं विसरित परावर्तन। ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये जो है आपके टॉपिक दे रखा है परावर्तन के नियम, उस पूरे नियम का यहाँ पे विश्लेषण हो रहा है। क्या क्वेश्चन कह रहे हैं कि असत्य छांटना है इसके अंदर। देखो पृष्ठ पर पड़ने वाली किरण को क्या बोलते हैं, आने वाली किरण कहलाती है आपतित किरण। फिर पृष्ठ से जाने वाली किरण क्या कहलाती है, परावर्तित किरण। ठीक है, यहाँ पे जाने कर देना, पृष्ठ से जाने वाली किरण क्या कहलाती है, परावर्तित किरण। फिर क्या होगा, इसके अंदर एक नियम होता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण समान होता है, कोण I बराबर कोण R होता है। एक नियम और रहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं, तो ये परावर्तन का नियम होता है। ठीक है, परावर्तन का नियम हो जाएगा। उसके बाद में क्या होता है कि ये जो अभिलंब होता है वो परावर्तक पृष्ठ के लंबवत होता है। अभिलंब, लंब का मतलब 90 डिग्री, तो ऑप्शन नंबर C इसका गलत हो जाएगा कि अभिलंब जो होता है वो समांतर नहीं होता है, जबकि वो होता है लंबवत। ठीक है, ये उस डेफिनेशन को ही थोड़ा बढ़ा के दे रहा है क्वेश्चन कि यदि ये देखो ये हो गया पृष्ठ, ये हो जाएगा इसका अभिलंब। ये क्या कह रहा है कि यदि आपतित किरण, ये आपतित किरण हो गई, उसके बाद में परावर्तित किरण, ये परावर्तित किरण हो गई, और इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो बताओ कि आपतन कोण का मान क्या होगा। तो हमें पता है ये आपतन कोण I होता है, ये परावर्तन कोण R होता है, तो I बराबर R होता है, हमें पता ही है। और यहाँ पे क्या दे रखा है, I प्लस R कितना दे रखा है, 90 डिग्री दे रखा है। तो I की जगह मैं R लिख दूं या फिर R की जगह मैं I लिख देता हूं, तो ये हो जाएगा I प्लस I बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। तो 2 इंटू आपतन कोण बराबर 90 डिग्री, तो आपतन कोण कितना हो जाएगा, 90/2 यानी कि 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, सीधा ही समझ सकते हो कि आने वाला कोण और बराबर जाने वाला कोण बराबर होगा तभी 90 डिग्री हो जाएगा, बराबर तो होता ही है, और बराबर है तो आधा आधा हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ऐसे भी समझ सकते हो सिंपली कि ये जो अभिलंब होता है वो इन दोनों को बीच में से काट रहा है, पूरा 90 है तो ये भी 45, ये भी 45।